ये लाइट तो चला देते इधर वाली। कमेंट दे। हेलो फ्रेंड्स, सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं गौरव राजपूत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई है वो भी काफी अच्छी चल रही होगी। उसी पढ़ाई को और अच्छा बनाने के लिए, चीजों को आसान बनाने के लिए अपन जुड़ चुके हैं मेरे भाइयों। आप भी जल्दी से जुड़ जाइए मेरे भाइयों। और जिन बच्चों ने सेशन को शेयर नहीं किया बेटा, वो भी शेयर कर दीजिए मेरे भाइयों, जिससे और भी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान की मृदा, और राजस्थान की मृदा के अंतर्गत जो मैंने बात कही थी कि राजस्थान की मृदा के अगर वर्गीकरण की बात की जाती है तो इसमें 3 टाइप के वर्गीकरण चलते हैं, जिसमें एक आता है राजस्थान की मृदा का राज्य कृषि विभाग के द्वारा दिया गया मृदा का वर्गीकरण, जिसमें 14 टाइप थे। बिल्कुल थे सर। एक यूएसडीए यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा दिया गया मृदा का वर्गीकरण, जिसे वैज्ञानिक वर्गीकरण कहते हैं। उसमें राजस्थान के अंतर्गत मैंने कल 5 बताए थे। और एक आता है बेटा राजस्थान का सामान्य वर्गीकरण मृदा का, उसके अंतर्गत आपकी ये लगा हुआ है मृदा का सामान्य वर्गीकरण और मृदा की समस्याएं। तो आज इस सेशन के अंतर्गत अपन 2 पॉइंटों पे चर्चा करेंगे। जो मृदा का सामान्य वर्गीकरण है उसमें कितने टाइप की मृदा आती है और मृदा की समस्याएं कौन कौन सी रहने वाली हैं। और भाई साहब बहुत गजब तरीके से ये चलने वाला है। तो सबसे पहले तो अपन क्लास को स्टार्ट करने से पहले डेली बाबा खाटू श्याम का आशीर्वाद लेते हैं, और ऐसी मैं मनोकामना भी करता हूं बाबा खाटू श्याम से कि मेरे सभी बच्चों पे आपका आशीर्वाद बना रहे, जिससे ये नकारात्मक पहलुओं की तरफ आगे ना बढ़ के सकारात्मक पहलुओं की तरफ बढ़े और जल्दी से अपनी मंजिल को प्राप्त करें। और ये टॉपिक रहा अपना बेटा राजस्थान की मिट्टियां, और इसके बाद अपन यहाँ पे आ जाते हैं बलुई या रेतीली मिट्टी। लेकिन इससे पहले मेरा ये मानना है कि आप एक बार इन मिट्टियों के टाइप देख लो बेटा, सामान्य वर्गीकरण में कैसे कैसे रहने वाले हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं थोड़ी सी ये कि मृदा का जो सामान्य वर्गीकरण है, मृदा का सामान्य वर्गीकरण, जी गुरु जी। और जब मृदा के आप सामान्य वर्गीकरण की बात करते हैं राजस्थान के अंतर्गत, तो हमेशा ये ध्यान रखना इस मृदा के सामान्य वर्गीकरण में जो आपको प्रकार देखने के लिए मिलते हैं, उन प्रकारों की अगर मैं बात करता हूं तो वो टाइप हैं कितने? 8। कितने टाइप हैं? 8। तो यहां मृदा के जो सामान्य वर्गीकरण है इसमें कितने प्रकार की मृदा आपको मिलने वाली है सर? तो इसमें मिलने वाली है आपको 8 टाइप की। अब 8 में से मेरे भाइयों मेरा तरीका यह है कि आप पहले राजस्थान को 2 भागों में बांट लेंगे, ऐसे बिल्कुल बांट लिया सर। अब इसमें से यार 5 तो इधर की तरफ रहेंगे, जो अपन थोड़ा पढ़ने के बाद देखेंगे इन 5 को कि इधर की तरफ 5 टाइप कौन से रहेंगे। और जो ये है इधर की तरफ रहने वाले हैं आपके 3 टाइप। इधर की तरफ कितने टाइप रहने वाले हैं? 3 टाइप। तो इधर जो 3 टाइप रहेंगे वो कौन से हैं? तो उसमें मेरे भाइयों सबसे पहला टाइप तो ये आपको यहां देखने को मिलेगा, जी गुरु जी, जिसे आप कहेंगे मेरे भाइयों ये जो है आपकी बलुई या रेतीली मृदा। इसे क्या कहेंगे आप? बलुई या रेतीली मृदा। एक तो ये आपके पास रहेगी, ओके सर। फिर मेरे भाइयों एक आपकी यहां पे मिट्टी मिलेगी जो आपके बाड़मेर प्लस जालौर वाले एरिया में, जो नर्मदा नहर से सिंचित होते हैं वो जिले हो गए। और एक ये जहां पे सबसे ज्यादा सिंचाई होती है श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, इधर एक मिट्टी देखने को मिलेगी जिसे आप कहेंगे मेरे भाइयों क्या? लवड़ीय मृदा। अब रह गया आपका ये वाला पोर्शन, जी गुरु जी, ये वाला पोर्शन। तो इसमें कौन सी रहेगी? तो ध्यान रखना इसमें रहेगी भूरी रेतीली मृदा। तो आपके राजस्थान को आप आधे पोर्शन में बांटने के बाद पश्चिम की तरफ आपके पास 3 टाइप की मृदा रहेगी, जिसमें एक मिट्टी का नाम रहेगा बलुई या रेतीली, एक मिट्टी का नाम रहेगा भूरी रेतीली, और बेटा एक मिट्टी का नाम रहेगा ये जो प्लस प्लस आप देख रहे हैं इसे कहते हैं लवड़ीय मृदा। तो यहां पे अपन ने क्या सीखा बेटा इस मैप के अंतर्गत? एक तो हमारे पास सबसे पहले इधर की तरफ आई जिसे आप कहेंगे मेरे भाइयों बलुई, जिसे क्या कहेंगे आप? बलुई या बेटा रेतीली मृदा। ओके सर। हालांकि और भी उपनाम है इसके, वो अपन उपनाम में देख लेंगे, बेफिक्र रहिए। और ये यहाँ पे जो मिल रही है मेरे भाइयों ये 2nd नंबर, और ये भी 2nd नंबर। ये जो मिट्टी मिलेगी मेरे भाइयों इसे आप कहेंगे लवड़ीय मृदा। कौन सी मृदा मेरे भाइयों? लवड़ीय मृदा। और ये जो 3rd नंबर पे मिट्टी आप देख रहे हो सर, ये जो मिलेगी इसे आप बोलेंगे बेटा भूरी रेतीली मृदा। भूरी रेतीली मृदा। तो इसका मतलब सीधा सीधा सा ये रहा कि आपके राजस्थान के पश्चिमी भाग में 3 टाइप की मिट्टी रहेगी, जिसमें एक रहेगी बलुई या रेतीली मृदा, एक रहेगी लवड़ीय मृदा और एक रहेगी भूरी रेतीली मृदा। अब पता है इधर की तरफ जो 5 मिट्टी रहेंगी उनको बाद में देखेंगे अपन, पहले इनको कवर करते हैं कि बलुई या रेतीली मृदा में क्या मैटर रहने वाला है। बिल्कुल सर।
और इसके क्या उपनाम रहेंगे, क्या इसके विस्तार देखने को मिलेगा, इसमें कौन कौन से विशेष पॉइंट देखने को मिलेंगे, तो पहले अपन उन पे चर्चा करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। डन, ओके सर। अब अपन पहली उठा लेते हैं बेटा, इसमें से बलुई या रेतीली मृदा, ये लीजिए। तो ये आपके पास रही मेरे भाइयों, जिसे आप कहेंगे बलुई या रेतीली मृदा। ओके सर। अब मैंने इसका विस्तार कहां पे बताया आपको, इस वाले एरिया में बताया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। ये जो आप मिट्टी देख रहे हो सर, ये रहेगी आपके लिए मेरे भाइयों, जिसको आप बोलने वाले हैं बलुई या रेतीली मृदा। ओके सर। अब इसमें मेरे भाइयों आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, ये जो मिट्टी है वो तो बलुई या रेतीली मृदा रही। ओके सर। अब इसमें पहली बात आपको क्या ध्यान रखनी है, सुनिए बेटा, आपको कल को ये पूछे जाए कि इसके उपनाम क्या है, तो आप बताइए। ये मिट्टी उस स्थिति में पाई जाती है जहां पे वर्षा बेहद कम होती है, इसलिए मेरे भाइयों इसको शुष्क मृदा भी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं सर। और इधर की तरफ ये मरुस्थलीय एरिया, और मरुस्थल में सबसे ज्यादा भाग पे पाई जाती है, इसलिए ध्यान रखेंगे इसे मरुस्थलीय मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मरुस्थलीय मृदा। और बेटा इस मिट्टी के जो कण होते हैं ना, वो काफी मोटे होते हैं, और जब बेटा मिट्टी के कण मोटे होंगे, जैसे इस मृदा के अंतर्गत मिट्टी के जो कण होते हैं वो काफी मोटे होते हैं ऐसे। और ध्यान रखना, जब मिट्टी के कण बेटा मोटे होते हैं तो भाई साहब उनके मध्य में गैप क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है। जब मिट्टी के मोटे कण रहेंगे तो उनके बीच में जो गैप रहेगा वो ज्यादा रहेगा, तो जब भी इस मिट्टी में बारिश होगी तो पानी जल्दी से नीचे चला जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो मिट्टी के जितने ज्यादा कण मोटे होंगे, पानी जल्दी से नीचे जाता है इसमें, इसलिए मेरे भाइयों इसको ध्यान रखना, इसे प्यासी मृदा भी कहते हैं। जल्दी से पानी इसमें नीचे की ओर जाने की वजह से एक उपनाम और ध्यान रखेंगे कि सर इसे क्या कहा जाता है, प्यासी मृदा भी कहा जाता है। तो इसे शुष्क मृदा, मरुस्थलीय मृदा और प्यासी मृदा भी कहते हैं। अब विस्तार कहां देखने को मिलता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। यहाँ आपके क्षेत्रफल में बड़े जिले मुख्य रूप से रहेंगे, जैसे ये बाड़मेर हो गया, जी सर। जैसे ये आपका जैसलमेर हो गया, जी सर। जैसे ये आपका बीकानेर हो गया, ओके सर। और मेरे भाइयों जैसे ये आपका जोधपुर हो गया। इसका मतलब क्षेत्रफल में बड़े जिले मिलेंगे, प्लस थोड़ा बहुत एरिया मेरे भाइयों इस मिट्टी का आपको कहां पे भी मिल सकता है, शेखावाटी क्षेत्र में भी देखने को मिल सकता है। तो बलुई या रेतीली मृदा के ये उपनाम रहेंगे, ये इसका विस्तार रहेगा। ठीक है सर। अब दूसरी बात यहां पे सुनेंगे बेटा, इस मिट्टी के अंतर्गत कोई विशेष बात है क्या, बिल्कुल है सर, विशेष बात क्यों नहीं है। जैसे बेटा इस मिट्टी में विशेष बात क्या है, तो विशेष बातों में सबसे पहली तो ये बात ध्यान रखेंगे, राजस्थान में जो 8 टाइप की अपन मिट्टी पढ़ने वाले हैं उनमें ये सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पे पाई जाती है। ओके सर। तो पहली बात तो विशेष में यही ध्यान रखेंगे कि सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत या सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है ये मिट्टी। ओके सर। दूसरी बात इसमें यह ध्यान रखेंगे कि इस मिट्टी में कौन से तत्व की प्रधानता पाई जाती है। ओके सर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इस मिट्टी के अंतर्गत बेटा कैल्शियम तत्व की प्रधानता पाई जाती है। किसकी बेटा, कैल्शियम तत्व की प्रधानता पाई जाती है। और मेरे भाइयों ये भी ध्यान रखेंगे, इसमें मिट्टी के सैंड कणों की प्रधानता, इसमें मिट्टी के सैंड कण, मतलब मिट्टी के बेटा आकार के आधार पर 3 प्रकार के कण होते हैं, सैंड, सिल्ट और क्ले। 3 प्रकार के कण होते हैं बेटा, जिनमें एक का नाम होता है सैंड, एक का नाम होता है सिल्ट और एक का नाम होता है क्ले। और सैंड जो होता है बेटा वो अत्यधिक मोटे कण वाली होती है, सिल्ट जो होता है बेटा वो उससे बारीक कण वाली होती है, और क्ले सबसे बारीक कण वाली होती है। बिल्कुल सर। तो बेटा जिसमें क्ले की प्रधानता पाई जाएगी आप समझ जाना यहाँ मिट्टी के बारीक कण हैं, और जिसमें मैं ये कहूं सैंड की प्रधानता पाई जाती है तो समझ जाना यहाँ मिट्टी के मोटे कण हैं। और जहां मिट्टी के मोटे कण होंगे वहां पानी जल्दी से नीचे की ओर जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। और जहां बारीक कण होंगे वहां पानी जल्दी से नीचे की ओर नहीं जाएगा। राइट सर। अब एक बात और ध्यान रखना, जिस जगह आपके मिट्टी के मोटे कण और पानी जल्दी से नीचे की ओर जा रहा है तो उन मोटे कणों के बीच में गैप भी तो ज्यादा होगा। तो जब सूर्य का प्रकाश आएगा तो बताइए वो सूर्य का प्रकाश भी नीचे तक जाएगा। बिल्कुल। तो ज्यादा दिन तक उसमें नमी बनाए रखने की क्षमता नहीं होती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। बिल्कुल। देखो कितना अंतर है, मिट्टी के मोटे कण गैप ज्यादा है तो पानी जल्दी से नीचे की ओर जा रहा है, लेकिन सूर्य का जो किरण आएगा या सूर्य का जो प्रकाश आएगा वो भी तो नीचे तक जाएगा। तो ऐसी मिट्टी में ज्यादा दिन तक नमी बनाए रखने की क्षमता नहीं होती है। मेरे भाइयों जल सोखने की क्षमता भले ही ज्यादा है, लेकिन भाई साहब जल धारण की क्षमता अधिक नहीं है, नमी बनाए रखने की क्षमता अधिक नहीं है। बिल्कुल राइट सर। तो ये भी ध्यान रखना, ये कई बच्चे इस जगह पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें सैंड कण की प्रधानता पाई जाती है। और मेरे भाइयों ध्यान रखेंगे भाई साहब, नमी बनाए रखने की क्षमता कम, इसमें नमी बनाए रखने की क्षमता कम,
नमी बनाए रखने की बेटा क्षमता क्या रहेगी, कम रहेगी, क्षमता कम। ओके, अब बताओ जब नमी बनाए रखने की क्षमता कम रहेगी तो इस मिट्टी को बार बार सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी सर। तो बेटा ध्यान रखेंगे इस मृदा को बार बार किसकी आवश्यकता पड़ती है, सिंचाई की आवश्यकता। बार बार मेरे भाइयों इस मिट्टी को किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो आप कहेंगे सर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसी कौन सी मृदा है बेटा जिसको बार बार सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, तो ये रहेगी। तो ये इसके कुछ विशेष पॉइंट रहेंगे। राजस्थान की जो भी 8 मृदा अपन पढ़ने वाले हैं उनमें सर्वाधिक क्षेत्रफल पर रहेगी, इसमें कैल्शियम तत्व की प्रधानता रहेगी, सैंड कण भी इसमें पाए जाएंगे, नमी बनाए रखने की क्षमता कम रहेगी। उसका बड़ा रीजन है मोटे कण है, तो सूर्य का प्रकाश काफी नीचे तक पहुंचता है उस वजह से मेरे भाइयों, और बार बार इसमें सिंचाई की आवश्यकता रहेगी। बोलो डन है मामला यहां तक? ओके सर। अब इसे थ्योरेटिकल रूप में लेके आते हैं, आइए। तो बताइए मैंने इसके उपनाम क्या बताए आपको बेटा? जी गुरुजी बिल्कुल राइट। एक मरुस्थलीय बताया, एक शुष्क बताया, एक प्यासी बताया। अच्छा, निर्माण किससे हुआ था ये और देख लो उस जगह पे, ये मैं बताना आपके लिए थोड़ा सा मिस कर गया। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं इस मिट्टी के निर्माण की, कि इस मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है मेरे भाइयों, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे बलुई या रेतीली मिट्टी का जो निर्माण है वो बलुआ पत्थर के अपरदन से बेटा, बलुआ पत्थर के अपरदन से। ओके सर, तो बलुआ पत्थर के अपरदन से मेरे भाइयों इस मिट्टी का निर्माण हुआ है, जिसे हम कहते हैं क्या, बलुई या रेतीली। ओके सर, वापस वहीं पहुंचते हैं, आइए। तो बेटा इस मिट्टी का जो निर्माण है वो बलुआ पत्थर के किससे हुआ है, अपरदन से हुआ है। विस्तार या वितरण की बात करता हूं तो मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, जहां पे आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से ये रहे जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर और शेखावाटी। मुख्य फसल की बात करूं तो इसमें बाजरा, चना, मूंगफली, दलहन फसलें, मतलब जिनको आपके पानी की आवश्यकता कम होती है। फिर इसके विशेष पॉइंट अपन ने देखे थे कि बलुई मिट्टी राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है। कौन से तत्व की प्रधानता पाई जाती है, कैल्शियम। इस मिट्टी के कण कैसे होते हैं, मोटे होते हैं, इस कारण इसमें बार बार सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। और इस मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। तो जल धारण क्षमता किस मिट्टी की ज्यादा होगी बेटा, जिस मिट्टी के अंतर्गत सैंड नहीं, सिल्ट नहीं, क्ले की प्रधानता होगी, उसके अंतर्गत जल धारण की क्षमता भी क्या होगी, अधिक होगी। ओके डन। ओके बेटा, अब चलते हैं मेरे भाइयों अगले पॉइंट पर। जी गुरुजी, और वो है आपकी भूरी रेतीली मृदा। कौन सी है मेरे भाइयों, जिसको आप कहने वाले भूरी रेतीली मृदा कहने वाले। ओके सर, अब ये आपको कहां देखने के लिए मिलेगी मेरे भाइयों? सबसे पहले तो आप इसका एरिया देख लीजिए। तो एक तो ये एरिया रहेगा इसका, जी गुरुजी, ये वाला एरिया जो आप देख रहे हैं सर, ये वाला एरिया इसका रहने वाला है। इस एरिया में आपको ये देखने को मिलेगी जिसे आप कह रहे हैं भूरी रेतीली मृदा। ओके सर, अब यहाँ कौन कौन से जिले आपके रहने वाले हैं पहले तो वो देख लीजिए। ओके सर, इधर से तो आपका ये एरिया कवर करोगे आप, शेखावाटी। ओके सर, कौन सा, शेखावाटी। इधर की तरफ से चलेंगे तो मेरे भाइयों आपका यहाँ से थोड़ा सा एरिया ये जालोर वाला आएगा, ठीक है सर। इधर की तरफ से चलेंगे तो ये जोधपुर आएगा। ओके सर, ये पाली वाला एरिया रहेगा। और यहाँ की तरफ आएंगे तो आप नागौर वाला एरिया रहेगा। मतलब शेखावाटी, बाकी जालोर, जोधपुर, पाली और नागौर, इस वाले क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी को आप कहेंगे भूरी रेतीली मृदा। अब मेरे भाइयों इसके उपनाम क्या है वो भी आपको ध्यान रखना है। जी सर बताइए। तो बेटा एक तो इसे सिरोजम मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सिरोजम मृदा कहा जाता है। जी गुरुजी। एक मेरे भाइयों इसे ग्रे पेंटेड मृदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रे पेंटेड मृदा भी कहा जाता है। तो भूरी रेतीली मिट्टी को सिरोजम मृदा और ग्रे पेंटेड मृदा भी कहा जाता है। और इसी मिट्टी को मेरे भाइयों ये भी आप ध्यान रखेंगे क्या कहा जाता है सर? धूसर मृदा भी कहा जाता है भूरी रेतीली को। विस्तार आपके पास हो ही गया, ठीक है सर। अब बात कर लेते हैं मेरे भाइयों विशेष पॉइंटों की। विशेष पॉइंट क्या है? तो विशेष पॉइंट में एक तो ये ध्यान रखेंगे बेटा, इस मिट्टी के अंतर्गत इस तत्व की प्रधानता पाई जाती है जिसको कहते हैं फॉस्फेट तत्व। तो इस मिट्टी के अंतर्गत फॉस्फेट तत्व की प्रधानता पाई जाती है। और दूसरी बात ये रखेंगे बेटा आप ध्यान कि मरुस्थल में दूसरी सर्वाधिक, मरुस्थल में आपकी ये दूसरी सर्वाधिक, वेरी गुड सर, मरुस्थल में दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली मृदा। तो ये मरुस्थल में दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली मृदा है जिसको आप कहते हैं क्या? भूरी रेतीली मृदा। और इसका निर्माण भी मेरे भाइयों अगर ये एरिया आप देख रहे हैं तो एक बात ये भी ध्यान रखेंगे। जी सर, इसके अगर मैं कल को निर्माण की बात करूं कि निर्माण, तो मेरे भाइयों इसका भी बलुआ पत्थर से हुआ है। बिल्कुल हुआ है सर, बलुआ पत्थर प्लस बलुआ पत्थर के अपरदन से, बलुआ पत्थर के अपरदन से और प्लस लूनी बेसिन में। ओके सर, तो इस मिट्टी का निर्माण भी बलुआ पत्थर के अपरदन से और लूनी बेसिन के अंतर्गत माना गया है। तो यह है वो भूरी रेतीली मृदा। बेटा सामान्य वर्गीकरण में एक बात बस मेरे कहने से याद रख लेना,
एक तो इन सभी आपकी जो मृदा में बता रहा हूं इनके उपनाम आपको याद होने चाहिए। ओके सर। और ये जो मैं इधर की तरफ शॉर्ट में आपके लिए मतलब मेरी लैंग्वेज में आपके लिए जो ये विशेष बता रहा हूं ये पॉइंट याद होने चाहिए। बाकी देखो इसकी डिटेल्स देखते हैं आगे। आइए, निर्माण मेरे भाइयों किसके अंतर्गत या निर्माण किससे हुआ है? तो लूनी बेसिन एवं बलुआ पत्थर से। विस्तार कहां रहेगा? तो पाली, जोधपुर, नागौर, जालौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू मतलब शेखावाटी वाला एरिया। बिल्कुल राइट सर। ओके। और मेरे भाइयों आगे की ओर बढ़ेंगे तो फिर आगे क्या है देखो, फसल उत्पादन में मेरे भाइयों जीरा होता है, ईसबगुल होता है, मूंग, मोट, अरंडी, चावल चवला है ना, ये दलहन फसल होती है। ये विशेषताओं में क्या रहेगा? तो इस मिट्टी के अंतर्गत फॉस्फेट की मात्रा अधिक पाई जाती है और मरुस्थल के अंतर्गत दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली मृदा है। अभी तो क्लास हुई भी नहीं है बेटा, सिंपल गर्ल जो आप थैंक यू कह रहे हैं सर, थैंक यू, नाइस क्लास सर जी। तो अभी तो क्लास को पढ़ो आराम से ना बेटा, फिर बाद में आज मैं आपसे बात करता हूं जरूर। चलिए, तो ये भी मिट्टी आपके मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। बिल्कुल सर। अब चलते हैं मरुस्थल की तरफ। तीसरी जो अपन ने मिट्टी देखी थी जिसका नाम था मेरे भाइयों क्या? लवणीय मृदा। क्या था बेटा? लवणीय मृदा। अब सबसे पहले तो आपको इसके क्या देखने हैं? उपनाम। और इसका विस्तार कहां पाया जाता है वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है सर। तो इसका विस्तार एक तो यहां पे रहेगा बाड़मेर और जालौर वाले एरिया में। ठीक है सर, यहाँ पे रहेगा बाड़मेर और जालौर वाले एरिया में। और एक इसका विस्तार यहाँ पे मिलने वाला है जिसे आप कहेंगे श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में। ओके सर। तो ये जो मिट्टी है मेरे भाइयों ये दो जगह आपको देखने के लिए मिलेगी। एक तो इधर की तरफ मिलेगी जहाँ पे आपका एक जिला रहेगा बाड़मेर और जालौर। ओके सर, बाड़मेर और जालौर। और यहाँ आपकी ये मिट्टी देखने को मिलेगी जहाँ पे एक जिला रहेगा श्री गंगानगर और एक रहेगा हनुमानगढ़। ओके सर, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। कौन सी मिट्टी मेरे भाइयों? लवणीय मृदा। अब इसके उपनाम क्या है? तो उसे एक ट्रिकली मेथड से आप समझेंगे। जी सर बताइए क्या है ट्रिकली मेथड? ट्रिकली मेथड यह है कि लब होगा रे कल 6 बजे उससे। लब होगा रे कल 6 बजे उससे। तो इस मिट्टी के क्या है? कई उपनाम है, तो आप उनको थोड़ा सा इस तरीके से याद रख सकते हैं कि लब होगा रे कल 6 बजे उससे। अब बताइए लब से तो कौन सी मिट्टी आ गई आपके पास? तो लवणीय मृदा आ गई। ओके, होगा कुछ भी नहीं, ये ध्यान रखना बेटा, नहीं तो गलत ट्रैक से आप उतर जाओगे। और रे का मतलब आ गया रेहे मृदा। ओके सर। और कल का मतलब आ गया बेटा कल्लर मृदा। कौन सी मृदा? कल्लर मृदा। और 6 से जो आएगी मेरे भाइयों ये ध्यान रखना, इस मिट्टी को बोलते हैं क्षारीय मृदा। क्या बोलते हैं? क्षारीय मृदा। और बजे से जो नाम आता है बेटा उसे बोलते हैं मेरे भाइयों बंजर मृदा। क्या बोलते हैं? बंजर मृदा। और उससे जिस मृदा का नाम आएगा उसे आप कहने वाले हैं क्या? ऊसर मृदा। तो लब उगारे कल 6 बजे उससे, तो यहाँ लब से लवणीय मृदा, रे से रेह मृदा, कल से कल्लर, 6 से क्षारीय, बजे से बंजर और उससे ऊसर मृदा। ये इसके नाम रहेंगे मेरे भाइयों उपनाम, जो इस तरीके से भी आपको याद हो सकते हैं। अब भाई साहब बात आती है कि इसका निर्माण कैसे हुआ है। तो भाई साहब ध्यान रखेंगे इसका जो निर्माण है मेरे भाइयों वो कैसे हुआ है। तो इसके निर्माण के लिए यह कहा गया है कि जिन क्षेत्रों में मरुस्थल के में अत्यधिक सिंचाई की जाती है, जहां पे आपकी अत्यधिक सिंचाई की जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है नमी नीचे तक पहुंचेगी। और मरुस्थल जो रहा है वो टैथिस सागर का भाग रहा है, और सागर और महासागरों का पानी जो होता है वो खारा होता है। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि इनके आंतरिक भाग में माइकासिस्ट चट्टानें पाई जाती हैं। अब किसी क्षेत्र में आप लगातार सिंचाई करते ही जा रहे हो, जैसे बाड़मेर जालौर में नर्मदा नहर से काफी सिंचाई होती है, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ के अंतर्गत गंग नहर से काफी सिंचाई होती है, आईजीएनपी से काफी सिंचाई होती है, राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना से काफी सिंचाई होती है। तो ये जिले वो हैं जहां ज्यादा सिंचाई आप करेंगे तो नमी नीचे तक पहुंचेगी, और नीचे तक पहुंचेगी तो माइकासिस्ट जो चट्टानें होती हैं जिनमें लवणीय तत्वों की प्रधानता पाई जाती है, जब उनमें नमी पहुंचती है तो उनमें केशाकर्षण पद्धति से वो लवणीय तत्व कहां आते हैं? ऊपर की तरफ आते हैं। जैसे कई बार अपने गांव के अंतर्गत जब अपन रबी की फसल बोते हैं तो सच बताना उससे पहले परे करते हैं गांव में, बिल्कुल खेत में, और जब वो पानी सूख जाता है तो बताओ जगह जगह खेत में सफेद सफेद से चकते दिखाई देते हैं, बिल्कुल देते हैं सर। तो इस जगह पे क्या है, अत्यधिक सिंचाई की वजह से जो नीचे माइकासिस्ट चट्टान है उनमें से वो सारे लवणीय तत्व कहां जाते हैं? ऊपर आ जाते हैं। इसलिए मेरे भाइयों ये कैसी दिखती है? बिल्कुल सफेद सफेद सी दिखने लगती है, और सफेद दिखना मतलब नमक की स्थिति दिखना, और नमक की स्थिति को ही बोलते हैं लवण। इसीलिए इस मृदा का नाम पड़ा लवणीय मृदा। तो निर्माण कैसे होगा? तो आप ध्यान रखेंगे इस मिट्टी का निर्माण उन क्षेत्रों में होता है जहां अत्यधिक सिंचाई की जाती हो, अत्यधिक सिंचाई प्लस शुष्क दशाएं, अत्यधिक सिंचाई प्लस शुष्क दशाएं पाई जाती है। अत्यधिक सिंचाई के पीछे भी रीजन रहेगा मेरे भाइयों कि आपके वहां पे तापमान
अत्यधिक रहता है, शुष्क दशाएं पाई जाती है, ज्यादा दिन तक नमी रहती नहीं है। तो ये मिट्टी उन क्षेत्र में मिलेगी जहां अत्यधिक सिंचाई प्लस शुष्क दशाएं, और जिससे मेरे भाइयों भूमि पर एक सफेद नमक की परत का जमना, भूमि पर सफेद नमक की परत का जमना, भूमि पर सफेद नमक की परत का जमना। ओके सर, तो ये कुछ कंडीशन रहेंगे मेरे भाइयों किस मिट्टी के लिए बेटा, लवणीय मृदा के लिए। ओके सर, डन है। अब इसके अलावा बेटा इसमें विशेष पॉइंट क्या है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। सर बताइए विशेष क्या है सर, तो विशेष के लिए मैं आगे बढ़ता हूं मेरे भाइयों, और विशेष में सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ये जितनी भी मृदाएं हैं उनमें ये सबसे कम उपजाऊ मानी जाती है, इसीलिए देखो इसे क्या बोला गया है, बंजर मृदा बोला गया है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, सबसे कम उपजाऊ ये जो मिट्टी है मेरे भाइयों, ये सबसे कम उपजाऊ मृदा मानी जाती है आपकी मेरे भाइयों, जिसे अपन क्या कहते हैं, लवणीय मृदा। पहली बात तो ये सबसे कम उपजाऊ मृदा रहेगी कौन सी, लवणीय मृदा। ओके सर, दूसरा इसमें कौन से तत्व की प्रधानता पाई जाती है, तो ध्यान रखना मेरे भाइयों इसमें NaCl, मतलब कि आप कहेंगे सर इसके अंतर्गत सोडियम क्लोराइड की प्रधानता पाई जाती है। किसकी प्रधानता, सोडियम क्लोराइड की प्रधानता पाई जाती है लवणीय मिट्टी के अंतर्गत। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है, खासकर उपनाम याद रखने हैं कि लब उगारे कल 6 बजे, उससे इजी गोइंग निकल आएगा। निर्माण किस तरीके से होता है, अत्यधिक सिंचाई प्लस शुष्क दशा, और इन दोनों वजहों के कारण भूमि पे एक सफेद नमक की परत जम जाती है, जिसे कहते हैं लवणीय मृदा। सबसे कम उपजाऊ मृदा रहेगी, NaCl मिलेगा। ये तत्व मत भूल जाना बस। मरुस्थलीय मृदा या बलुई या रेतीली में आपको मिल रहा था कैल्शियम, भूरी रेतीली में आपको मिल रहा था फॉस्फेट, और मेरे भाइयों लवणीय मृदा में आपको मिलेगा क्या, NaCl। ओके सर, डन। अब चलते हैं मेरे भाइयों अगले स्टेप पे, और अगले स्टेप में इसका देखते हैं मैटर क्या अपन ने पढ़ा, क्या वो आपको याद हुआ। तो मेरे भाइयों एक तो इसे खार भी बोल देते यहाँ, और रेहे बोल देते, कल्लर बोल देते, ऊसर बोल देते। ठीक है सर। निर्माण कब होता है, शुष्क क्षेत्रों में अत्यधिक सिंचाई के कारण इस मिट्टी का निर्माण होता है, भूमि पर सफेद नमक की परत जम जाती है। कहां रहेगी, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, सांचौर, जालौर और बाड़मेर, इन क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलती है। बिल्कुल सर, बीकानेर भी उसमें ऐड करेंगे। उसका रीजन है कि आपका बीकानेर क्यों ऐड करना होता है इसके अंतर्गत, वो भी मैं बता दूं बेटा कि आपके IGNP जब आप पढ़ते हो तो सबसे ज्यादा सिंचाई IGNP में किससे होती है, बीकानेर के अंतर्गत ही होती है भाई सब, सबसे ज्यादा। 7 लिफ्ट नहरों में से 6 लिफ्ट नहर बीकानेर के अंतर्गत है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बीकानेर भी इसमें इंक्लूड होगा। ओके सर, चलिए मेरे भाइयों यहां तक आपके बात समझ में आ गई, जी गुरु जी बिल्कुल आ गई। चलिए, फसल उत्पादन के रूप में चावल, अनार और गन्ना। ओके सर, इस मिट्टी में किसकी प्रधानता रहेगी, NaCl की, और ये न्यूनतम उपजाऊ मृदा रहेगी। मतलब सीधा सीधा से कह सकते हैं सभी मृदाओं में सबसे कम उपजाऊ है, इसीलिए इसको एक नाम दिया है मैंने, क्या, बंजर मृदा बोला गया है। तो ये मेरे भाइयों आपका एक टाइप और रहेगा। अब बताइए, हमने जो मरुस्थल की तरफ मिलने वाली या अरावली के पश्चिम की तरफ मिलने वाली 3 मिट्टियां देख ली, जिनमें एक थी बलुई या रेतीली, एक थी लवणीय और एक थी बेटा भूरी रेतीली मिट्टी। बिल्कुल सर। अब ये भी ध्यान रहे आपको बेटा, अच्छे स्टूडेंट होने के नाते, कि अरावली के पश्चिम में ये 3 मिट्टियां पाई जाती हैं। तो अब बची कुछ जो भी मिट्टी रहेंगी वो अरावली के किधर चलने वाले हैं, पूरब की तरफ चलने वाले हैं। ओके सर, तो कल को ऐसे कुछ पूछा जाए तो आप आंसर निकाल लेंगे, मुझे उम्मीद है पूरी की पूरी। ओके, अब चलता हूं मेरे भाइयों अगले स्टेप पर, और अगले स्टेप पे पहुंचने से पहले आपको यहां से कवर करता हूं थोड़ा सा। ओके सर, देखिए अब अपन कौन कौन सी मिट्टी लेके आने वाले हैं, तो पहले यहां से देखिए वो 5 मिट्टी आपकी कौन कौन सी रहने वाली हैं। जी गुरुजी, तो अपन ने पहले इधर की तरफ की मिट्टियां कंप्लीट कर ली। ओके सर, अब इधर की तरफ आपके पास कौन कौन सी मिट्टी बचने वाली है, तो एक तो ये रहेगी जिसे आप जलोढ़ मिट्टी कहेंगे। कौन सी मृदा कहेंगे इसे, जलोढ़ मृदा कहेंगे मेरे भाइयों, जो नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से इसका निर्माण होता है। तो एक तो ये मिट्टी अपने पास रहेगी जिसको आप कहेंगे जलोढ़ मृदा। ओके सर, एक मेरे भाइयों ये मिट्टी आपके पास रहेगी बिल्कुल, और इस मिट्टी को आप कहेंगे मेरे भाइयों क्या, काली मृदा। ओके सर, ये कौन सी हो जाएगी, काली मृदा। ठीक है सर, फिर मेरे भाइयों एक मिट्टी आपके पास इधर की तरफ रहेगी, बिल्कुल रहेगी सर ये वाली, जिसे आप कहेंगे मेरे भाइयों रेड लोमी मृदा। कौन सी मृदा, रेड लोमी मृदा। ओके सर, और एक मिट्टी इन दोनों के बीच में रहेगी। जी सर, एक मिट्टी इन दोनों के बीच में रहेगी, मतलब इस प्रकार से रहेगी ये मिट्टी इन दोनों के बीच में। जी गुरुजी, ये वाली, तो इसे देखो, इधर से इसका लाल का मिश्रण रहेगा, इधर से काली का, तो इसे कहेंगे लाल व काली मृदा। ओके सर, तो ये तो आपकी जलोढ़ मृदा रही, ये काली रही, ये लाल मिट्टी रही जिसे अपन रेड लोमी कहते हैं, और दोनों के बीच में मिलेगी उसे कहेंगे लाल व काली। अब भाई सब एक मिट्टी आपकी ये बची हुई है जिसे कहेंगे लाल व पीली मृदा। कौन सी मिट्टी है ये, लाल व पीली मृदा। तो अरावली के इधर की तरफ आपको ये 5 टाइप और देखने को मिलेंगे। जी सर, जिसमें ये तीसरा नंबर अपन इसको लेने वाले, चौथा नंबर इसे मान लेते हैं, 5वां नंबर ये, 6 नंबर ये, और 3 4 5 6 और एक ये 7, और सॉरी
3 अपन ने उधर देखी ली थी, बिल्कुल यार मैं भी क्या कर रहा हूं सर, ये देखिए 3 अपन ने उधर देखी ली थी बिल्कुल, तो ये नंबर हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6 और ये हो गया 7 और ये हो गया 8। ओके सर, ये 8 टाइप की मिट्टी रहेगी। तो इस मिट्टी को तो आप कहेंगे मेरे भाइयों कौन सी मिट्टी है, ये जलोढ़ मृदा। विस्तार से अभी मैं दिखाऊंगा आपके लिए। तो ये जलोढ़ मृदा हो गई। ये वाली जो मिट्टी है मेरे भाइयों, इसे ध्यान रखेंगे, ये कौन सी मृदा है, तो बेटा आपको याद रखना ये काली मृदा हो गई। ओके सर, ये वाली जो मिट्टी है मेरे भाइयों, ये ध्यान रखेंगे आप कौन सी है, तो लाल चिकनी। कौन सी मृदा है बेटा, लाल चिकनी मृदा है। ओके सर, और इन दोनों के बीच में पाई जाने वाली जो मिट्टी रहेगी मेरे भाइयों, ये वाली, इसे ध्यान रखना, ये है आपकी लाल व काली। लाल व काली दोनों का मिश्रण मानी जाती है ये, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो ये रहेगी लाल व काली मृदा। और ये वाली जो मिट्टी है मेरे भाइयों, इसे भी ध्यान रखेंगे आप, ये कौन सी है, तो ध्यान रखना ये है लाल व पीली। लाल व पीली मृदा है। ओके सर, तो इस प्रकार से मेरे भाइयों यहाँ पे ये कुछ मिट्टियां आपको देखने के लिए मिलेंगी। एक मिनट रुकिए बेटा, देखिए तो यहां पे आपको बात समझ में आया। ये जो आपकी मिट्टियां रहेंगी मेरे भाइयों, ये कितने टाइप की मिट्टियां रहेंगी, इधर की तरफ 5 टाइप की मिट्टी रहेंगी, जलोढ़, ये काली, इधर रहेगी लाल चिकनी, इन दोनों के बीच में रहेगी तो लाल व काली, और इधर रहेगी जिसे अपन कहेंगे लाल व पीली मृदा। ओके, डन है जी गुरुजी, डन है। अब चलते हैं बेटा अगली मृदा पर। देखिए ये आ चुकी है आपके पास, कौन सी, जलोढ़ मृदा। ओके सर, अब जलोढ़ मृदा के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, पहले तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी मेरे भाइयों कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मृदा। ओके सर, अब यहां आपका विस्तार कहां देखने को मिलेगा, सबसे पहले तो ये, तो इसके विस्तार के लिए आपको A+B+C+D+S ये तो याद रखना ही है। और इसके अलावा मेरे भाइयों जयपुर और दौसा को भी आपको इंक्लूड इसमें करना है। ठीक है, अब ए का मतलब क्या हो गया बेटा, अलवर में देखने को मिलेगी। ठीक है सर, बी का मतलब क्या हो गया बेटा, भरतपुर में देखने को मिलेगी। सी का मतलब क्या हो गया बेटा, करौली में देखने को मिलेगी। डी का मतलब क्या हो गया मेरे भाई, धौलपुर में देखने को मिलेगी। और एस का मतलब क्या हो गया, सवाई माधोपुर में देखने को मिलेगी। अगर ये भी कुछ याद नहीं हो तो सिंपल याद रखना कि लगभग पूर्वी राजस्थान में जो मिट्टी पाई जाती है उसे हम कहते हैं जलोढ़ मृदा। और इसके जब मैं उपनाम की बात करता हूं कि उपनाम क्या है, तो ध्यान रखना जलोढ़ मृदा को कांपीय मृदा भी कहते हैं। इसे बेटा क्या कहते हैं, कांपीय मृदा भी कहते हैं। ओके सर, इस मृदा को ध्यान रखना दोमट मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दोमट मृदा। और इस मृदा को ध्यान रखना कछारी मृदा कहते हैं। इस वाले शब्द में कंफ्यूज मत होना, ये कछारी है मेरे भाई, ये कौन सी मिट्टी है, कछारी है। और लवड़ीय मिट्टी कैसी थी, क्षारीय। तो ये कछारी है, वो क्षारीय है। तो जलोढ़ मृदा को बेटा कांपीय मृदा, दोमट मृदा और कछारी मृदा भी कहा जाता है। दूसरी बात मेरे भाइयों मैं आपसे ये करूं कि इसका निर्माण किससे हुआ है, तो आप बताएंगे कि इसका जो निर्माण है वो नदियों के द्वारा जमा किए गए अवसादों से। तो इस मिट्टी का जो निर्माण है वो ध्यान रखेंगे नदियों के द्वारा मेरे भाइयों जमा किए गए, नदियों के द्वारा जमा किए गए अवसादों से। तो इस मिट्टी का जो निर्माण है वो नदियों के द्वारा जमा किए गए अवसादों से हुआ है, जिस मिट्टी को आप क्या कहते हैं, जलोढ़ मृदा। और बेटा इसमें विशेष बातें क्या रहेंगी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है सर। अब इसके अंतर्गत विशेष बातें क्या है, तो विशेष बात में सबसे पहली तो ध्यान रखेंगे कि ये लगभग पूर्वी राजस्थान की तरफ देखने को मिलती है। दूसरी बात ध्यान रखेंगे इसमें भाई साहब कौन से तत्व की प्रधानता, पोटास तत्व की प्रधानता पाई जाती है। और तीसरी बात, ये सभी मृदाओं में मेरे भाइयों सबसे ज्यादा क्या मानी जाती है, उपजाऊ मृदा है। तो बेटा ये जो है आपकी मिट्टी है लगभग पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है, और जितनी भी मिट्टी है मेरे भाइयों उनमें ये सबसे ज्यादा उपजाऊ मानी जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और पोटास तत्व की प्रधानता पाई जाती है। और चौथी बात ये ध्यान रखेंगे जलोढ़ मृदा में 2 प्रकार की संरचना भी देखने को मिलती है, खादर और बांगर। बिल्कुल सर, इसमें 2 प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है, जिसका एक का नाम है खादर और एक का नाम है बांगर। तो कभी भी कहे भाई साहब नवीन जलोढ़ मृदा, ध्यान रखना नवीन जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है, तो आप कहेंगे सर नवीन जलोढ़ मृदा खादर कहलाती है। और आप कहेंगे पुरानी या प्राचीन जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है, तो आप कहेंगे पुरानी या प्राचीन जो जलोढ़ मृदा है सर उसे अपन क्या कहते हैं, तो वो रहेगी आपकी बांगर। बोलो डन है। तो ये कुछ विशेष पॉइंट रहेंगे इस मिट्टी के जो आपको याद रखने कि ये पूर्वी राजस्थान में रहेगी, इसमें पोटास तत्व की प्रधानता है, ये सभी मृदाओं में सर्वाधिक उपजाऊ है। और इसमें खादर और बांगर नामक 2 स्थलाकृति रहेंगी, जिसमें खादर का मीनिंग होता है नवीन जलोढ़ मृदा से और बांगर का मीनिंग होता है पुरानी जलोढ़ मृदा से। ओके चलिए देखो बेटा यहां पे क्या मैंने बताया आपको। ओके सर बताइए। तो सबसे पहले तो मेरे भाइयों इसे डेल्टाई मृदा, कछारी मृदा, दोमट मृदा कहा
जाता है, और कांपीय मृदा भी कहते हैं, वो मैंने वहां पे लिख दिया है। ओके सर। दूसरी बात, निर्माण किससे हुआ है, तो नदियों के द्वारा जमा किए गए अवसादों से हुआ है। विस्तार की अगर बात करेंगे तो आप A+B+C+D ये आ गया, टोंक आ गया, सवाई माधोपुर आ गया, एक आपका यहां से जिला गायब है, वो है जयपुर। ओके। उत्पादित फसलें कौन सी होती हैं, तो आपके ये पूर्वी राजस्थान में सरसों, गेहूं, गन्ना, चावल इसमें हो जाता है। जलोढ़ मिट्टी सभी मृदाओं में बताइए क्या होती है, सर्वाधिक उपजाऊ होती है। मेरे भाइयों, भारत में जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है, मतलब ये भारत के भूगोल के संदर्भ में है ये वाली बात। जैसे राजस्थान में सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सी है, आपकी बलुई या रेतीली पाई जाती है, इसी प्रकार भारत में जो सबसे ज्यादा ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान में नहीं, भारत में जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। राजस्थान में तो आपकी क्या बताया है मैंने, बलुई या रेतीली। ओके। और इसमें पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है और राजस्थान के पूर्वी भाग में देखने को मिलती है। तो ये आपकी मिट्टी रहेगी जिसे आप कहेंगे क्या, जलोढ़ मृदा। ओके, चलिए बेटा फिर चलते अगली मिट्टी के अंतर्गत, और वो मिट्टी आपकी रहने वाली है कौन सी, काली मृदा। अब सर काली मिट्टी आप कहां पे रखने वाले हो, तो यहां पे आइए बेटा, ये जो एरिया है पूरा की पूरा हाड़ौती वाला एरिया। कौन सा वाला एरिया, ये हाड़ौती वाला जो एरिया देख रहे हो सर, यहां ये मिट्टी मिलने वाली है जिसको आप कहेंगे क्या, काली मृदा। ओके सर। अब विस्तार की बात करते हैं तो यार ये तो सभी बच्चों को आता है हाड़ौती मतलब, तो यहां एक तो हो जाएगा बूंदी, एक हो जाएगा कोटा, एक हो जाएगा बारा, और एक हो जाएगा मेरे भाइयों झालावाड़। इसका मतलब कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ पे तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, विस्तार हो जाएगा। राइट सर। तो ये काली मिट्टी का तो ये क्या हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा। अब सर क्या इसके उपनाम भी है, बिल्कुल है जी, उपनाम क्यों नहीं है, तो बेटा उपनाम भी इसके ध्यान रखने हैं आपको। जी सर बताइए। काली मिट्टी को मेरे भाइयों रेगुर मृदा भी कहा जाता है सर, रेगुर मृदा भी कहा जाता है। काली मिट्टी को चरनोजम मृदा भी कहा जाता है। ओके सर। इसमें कपास बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसे कपासी मृदा भी कहते हैं। तो इसे रेगुर मृदा, चरनोजम मृदा, कपासी मृदा। और एक बात ध्यान रखना, इस मिट्टी के जो कण होते हैं वो बिल्कुल बारीक होते हैं, अभी आगे चल के बताऊंगा हालांकि ये बात। अभी आप निर्माण और देखो, पहले फिर समझाता हूं वो वाली बात। इसका जो निर्माण है वो ध्यान रखेंगे भाई साहब, ज्वालामुखी लावे से निर्मित जो बेसाल्ट चट्टानें होती हैं, उन चट्टानों के अपर्दन से। तो इस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के किससे हुआ है, अपर्दन से होता है। बताइए, ज्वालामुखी लावा जब विस्फोट के रूप में ऊपर आता है तो वो सुर्ख लाल होता है, क्योंकि गर्म चीज हमेशा बेटा लाल ही होती है, लेकिन जैसे ही वो ठंडा होता है तो वो उतना ही काला हो जाता है। और उस लावे के जमा होने से जो चट्टानें बनती हैं उन्हें कहते हैं बेसाल्ट चट्टानें, और उनके अपर्दन से जिस मिट्टी का निर्माण होता है उसे कहते हैं काली मृदा। ध्यान रखना। तो ये बेसाल्ट चट्टानों के अपर्दन से इस मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है सर। अब मेरे भाइयों बात ये आती है कि इसमें विशेष की अगर मैं बात करूं तो विशेष क्या रहने वाला है, तो सर इसमें विशेष की अगर मैं बात करूं तो पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे भाई साहब, इस मिट्टी में किले की प्रधानता पाई जाती है सर। इस मिट्टी में भाई साहब किले की प्रधानता पाई जाती है। अब सर ये किले क्या है, तो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, मिट्टी के सबसे बारीक कणों को अपन क्या कहते हैं, किले। बिल्कुल सर। मिट्टी के जो सबसे बारीक कण होते हैं वो क्या कहलाते हैं, किले कहलाते हैं सर। तो मिट्टी के बारीक कण क्या कहलाते हैं, किले। ओके सर। मिट्टी के बारीक कणों को अपन क्या कहते हैं, किले। अब बताइए, इस मिट्टी के अंतर्गत मैंने माना कि जल सोखने की क्षमता कम रहेगी, लेकिन धीरे धीरे जल अगर नीचे तक भी पहुंचेगा तो भाई साहब वहां तक पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचने वाला, क्योंकि मिट्टी के काफी बारीक कण है। और जब सूर्य का प्रकाश नीचे तक नहीं पहुंचेगा तो स्वाभाविक सी बात है इसमें नमी बनाए रखने की क्षमता कम रहेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। दो चीजें हैं, मैं अगर ये कहूं कि जल सोखने की क्षमता, तो भाई साहब जल सोखने की क्षमता तो अधिक तो मरुस्थलीय मृदा में थी, जल सोखने की क्षमता तो क्या रहेगी, कम रहेगी। बिल्कुल ठीक कह रहे। लेकिन जितना भी जल नीचे की तरफ जाएगा वो जल्दी से सूखने वाला नहीं है, क्योंकि ऊपर से सूर्य की किरणें नहीं पहुंचने वाली, क्योंकि मिट्टी के बारीक कण तो नीचे तक नहीं जाएंगे। तो जल सोखने की क्षमता कम, लेकिन मेरे भाइयों जल धारण या मेरे भाइयों नमी बनाए रखने की क्षमता अधिक। बिल्कुल, जल धारण या नमी बनाए रखने की क्षमता क्या देखोगे आप, अधिक देखोगे। बिल्कुल सर। तो जल धारण या नमी बनाए रखने की क्षमता क्या रहेगी, अधिक रहेगी। और जब नमी ज्यादा दिन तक रहेगी तो आप ही बताइए, ऐसी मिट्टी को सिंचाई की आवश्यकता ज्यादा पड़ेगी क्या, नहीं सर। तो बेटा इस मृदा को ध्यान रखना, सिंचाई की आवश्यकता कम बार। तो इस मिट्टी को मेरे भाइयों जो सिंचाई की आवश्यकता होती है, सिंचाई की आवश्यकता सबसे कम पड़ती है इस मिट्टी को। बिल्कुल सर। सिंचाई की आवश्यकता क्या पड़ती है, सबसे कम। और इसमें क्या क्या देखने को मिलता है, तो इसके अंतर्गत लोहा मेरे भाइयों, इसके अंतर्गत एल्युमिनियम, इन तत्वों की प्रधानता पाई जाती है।
लोहा, एल्युमिनियम और चूना पत्थर। ये ध्यान रखना मेरे भाइयों, इस मिट्टी के अंतर्गत आपके लोहा, एल्युमिनियम और चूना पत्थर की क्या पाई जाती है? प्रधानता। लेकिन एक प्रॉब्लम है बेटा। प्रॉब्लम क्या है? जैसे ही ग्रीष्म ऋतु आती है तो इस मिट्टी में जो नमी थी वो धीरे धीरे क्या होने लगती है? कम होने लगती है। और जब मिट्टी में जब तक नमी रहती है तो उस मिट्टी के कण आपस में चिपके रहते हैं। लेकिन जैसे ही गर्मी आएगी और शुष्क दशाएं आएंगी तो फिर वहां पर नमी जब जैसे ही कम होगी बेटा, तो फिर इस मिट्टी में धीरे धीरे क्या चलने लगती है बेटा? ऐसे दरारें चलने लगती हैं। इस मिट्टी में धीरे धीरे दरारें चलने लगती हैं। अब किसी खेत में अगर ये मिट्टी ज्यादा पाई जा रही है और शुष्क दशाएं आ चुकी हैं तो दूर से देखने पे ऐसा लगता है जैसे हमारा खेत किसी ने जोत दिया हो, क्योंकि जब मिट्टी में दरारें पड़ जाती है तो गैप हो जाता है, तो ऐसा लगता है किसी ने खेत जोत दिया हो। इसीलिए इस काली मिट्टी में एक बात और ध्यान रखना भाई साहब, इसे बेटा स्वतः जुताई वाली मृदा, या इसे एक शब्द में खत्म करना चाहो तो स्व जोत मृदा भी कहा जाता है। स्वतः जुताई वाली मृदा या स्व जोत मृदा भी कहा जाता है। काफी मैटर है काली मिट्टी के बारे में, थोड़ा सा ध्यान से याद रखना बेटा। ओके सर, अब देखिए यहां पे डिटेल में बताता हूं, आइए। कपासी मृदा कहते हैं, रेगुर कहते हैं, स्वतः जुताई वाली मृदा कहते हैं, ज्वालामुखी मृदा भी कहते हैं, क्योंकि उससे निर्माण होता है। निर्माण, इस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा चट्टानों से होता है। विस्तार में पूरा हड़ौती आ जाएगा। कृषि उत्पादन में कपास होता है, सोयाबीन, मसाला फसलें इसमें होती हैं। ओके सर। दूसरी बात, विशेषताएं, इस मिट्टी में किले, इंग्लिश वर्ड में किले कहते हैं, इसे हिंदी मीनिंग में इसे चीका कहा जाता है। काली मिट्टी की जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है, इसीलिए इसको भाई साहब जल धारण क्षमता अधिक रहेगी। तो बताइए, सिंचाई कम बार, सिंचाई की जो आवश्यकता होती है ना मेरे भाइयों इस मिट्टी को, वो कम बार, तो सिंचाई की आवश्यकता बहुत कम होती है। ओके। इस मिट्टी में लोहा, एल्युमिनियम और चूना पत्थर की प्रधानता पाई जाती है। इस मिट्टी को चरनोजम और वर्टिसॉल भी कहा जाता है। कल जब अपन ने वैज्ञानिक वर्गीकरण पढ़ा था तो बताइए, क्या इस मिट्टी को अपन ने वर्टिसॉल नहीं कहा था? बिल्कुल कहा था सर। ओके डन। अब चलते हैं मेरे भाइयों अगली मिट्टी पर, और अगली मिट्टी है मेरे भाइयों आपकी लाल चिकनी मृदा। अब ये लाल चिकनी मृदा आपको कहां देखने को मिलेगी? तो सबसे पहले तो यहां इस एरिया को आपको कवर करना है, ये वाला एरिया। ये जो एरिया देख रहे हो आप, यहां पे रहने वाली है लाल चिकनी मृदा। अब सर कहां कहां रहेगी ये? तो देखिए माही वाले एरिया में ज्यादा देखने को मिलती है। तो एक तो इधर से आप बांसवाड़ा ले लेंगे, ठीक है सर। इधर की तरफ से एक जिला आ जाएगा आपके पास डूंगरपुर, इधर की तरफ से एक जिला आ जाएगा आपके पास प्रतापगढ़। ओके सर। ये कुछ हिस्सा उदयपुर का भी आ जाता है और कुछ हिस्सा चित्तौड़गढ़ का भी आ जाता है। तो मेरे भाइयों यहाँ पे ये जिस जगह पे मिट्टी मिलेगी उसे कहेंगे लाल चिकनी। मुख्य रूप से 3 जिले रहेंगे, ध्यान रखना, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। उदयपुर के दक्षिणी भाग में और चित्तौड़गढ़ के भी लगभग दक्षिणी भाग में देखने को मिलती है। अब मेरे भाइयों इसमें क्या विशेष रहेंगे और क्या इसके कोई उपनाम है क्या? तो बेटा लाल चिकनी मिट्टी का कोई उपनाम नहीं है। अगर आप इसका उपनाम देखना चाहो तो इसे इंग्लिश में बोल सकते हो क्या? रेड लोमी। ओके सर। तो उपनाम तो कोई नहीं है, बाकी निर्माण किससे हुआ है वो देख लीजिए आप। तो इस मिट्टी का जो निर्माण है लाल चिकनी का, ये ध्यान रखना मेरे भाइयों, कायांतरित या इन्हीं चट्टानों को क्या बोलते हैं? रूपांतरित। तो कायांतरित या रूपांतरित चट्टानों के अपर्दन से, तो कायांतरित या रूपांतरित चट्टानों के क्या है? अपर्दन से। ओके सर। तो इस मिट्टी का जो निर्माण है वो कायांतरित या रूपांतरित चट्टानों के अपर्दन से इस मिट्टी का निर्माण होता है। बिल्कुल सर। और गुरुजी विशेष कोई बात है क्या? बिल्कुल है सर विशेष। अब सर विशेष बात क्या है? तो विशेष बात में पहली तो यही है, दक्षिणी राजस्थान में माही बेसिन में देखने को मिलती है। तो ये दक्षिणी राजस्थान में कौन से बेसिन में? माही बेसिन में पाई जाती है। और इस मिट्टी के अंतर्गत 2 फसलें काफी प्रमुख होती हैं, जिसमें एक का नाम है मक्का और एक का नाम है चावल। तो ये भी ध्यान रखेंगे, यहाँ मक्का और चावल। इसीलिए मैंने शुरू में पढ़ाया है कि यहाँ पे मक्का की एक किस्म चलती है माही कंचन। बिल्कुल सर, माही कंचन और माही धवल। इस एरिया में आपके मक्का की ये 2 किस्में काफी बोई जाती हैं, माही कंचन और माही धवल। और चावल की चलती है एक यहाँ पे किस्म जिसको आप कहते हैं माही सुगंधा। बिल्कुल। अब देखो ये मिट्टी आपके माही वाले एरिया में पाई जाती है, इसीलिए किस्मों के नाम के आगे क्या लगा हुआ है? माही माही माही। तो इधर मक्का काफी होता है, चावल काफी होता है। मक्का की 2 किस्में यहाँ पे किसान परिवार ज्यादा होता है, माही कंचन माही धवल, और चावल की माही सुगंधा। क्या है इसमें इंपॉर्टेंट कुछ बातें वो यहां से आपको पता चलेंगी। निर्माण हुआ है कायांतरित व रूपांतरित चट्टान, कायांतरित या रूपांतरित चट्टानों से निर्मित है। विस्तार रहेगा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ का दक्षिणी भाग।
फसलों के रूप में मक्का, चावल, गन्ना। इस मिट्टी में मेरे भाइयों देखो ये एक बात और ध्यान रखनी है, इस मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है, इस कारण इसका रंग कैसा होता है, लाल। मतलब लोह तत्वों की प्रधानता अधिक पाई जाती है। और आपने देखा होगा बारिश के टाइम पे जब लोहे के अंतर्गत बारिश होती है या लोहे पे जब बारिश पड़ती है तो मेरे भाइयों मिट्टी के संपर्क में आके उसमें जंग लगती है, और जंग लगने के बाद बताइए वो हल्का पीला सा लाल सा दिखता है या नहीं दिखता है, दिखता है। तो जिस मिट्टी के अंतर्गत मेरे भाइयों आयरन ऑक्साइड तत्व की प्रधानता रहेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि उस मिट्टी का रंग कैसा दिखेगा आपको बेटा, उस मिट्टी का रंग दिखेगा लाल। इसलिए कभी भी ये पूछा जाए इस मिट्टी का रंग लाल होने के पीछे रीजन क्या है, तो आप कहेंगे इसमें आयरन ऑक्साइड तत्व की प्रधानता पाई जाती है। ओके सर, डन। फिर मेरे भाइयों अगली मिट्टी पे बढ़ते हैं जो है आपकी लाल व काली मृदा। ओके सर, अब ये लाल व काली मृदा आपको कहां देखने को मिलेगी, तो मैंने क्या कहा था, लाल वाला एरिया तो इधर से आ जाएगा, कुछ एरिया इधर से और कुछ एरिया इधर से, तो इस बीच वाले एरिया में जो रहेगी उस मिट्टी को आप कहेंगे लाल व काली मृदा। अब सर इसमें कौन कौन से जिले रहेंगे, तो बीच के 2 जिले तो आपको लेने ही लेने हैं जी सर। एक तो है आपका चित्तौड़गढ़, ओके सर, ये चित्तौड़गढ़, और ये है आपका भीलवाड़ा। अब इधर से ये वाला जिला आ जाता है आपका प्रतापगढ़, और हाड़ौती में से इधर वाला ये जिला आ जाता है झालावाड़। तो ये जो एरिया आप देख रहे हो सर, ये आपका विस्तार रहेगा लाल व काली मिट्टी का। अब कोई मेरे से ये कहे इसका निर्माण किससे हुआ है, तो भाई ये दोनों का मिश्रण है, पर फिर भी अगर निर्माण पूछे तो देखो कैसे बताएंगे। इधर से लाल किस वजह से आई है, रूपांतरित चट्टानों की वजह से, बिल्कुल सही कह रहे हैं, रूपांतरित चट्टानों के अपर्दन की वजह से, बिल्कुल रूपांतरित चट्टानों के अपर्दन। ओके सर, और इधर से काली कैसे आई है, तो आप कहेंगे बेसाल्ट चट्टानों के अपर्दन से, बिल्कुल ठीक है सर। रूपांतरित और बेसाल्ट चट्टानों के अपर्दन से इस मृदा का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। और विस्तार कहां पे रहेगा, इनके बीच में रहेगा। तो ये 2 चीजें याद रखनी है। और फिर कल को ये भी कहे कि ये मिट्टी किसका मिश्रण मानी जाती है, तो आप कहेंगे लाल व काली का मिश्रण मानी जाती है, जिसे कहते हैं मेरे भाइयों लाल व काली मृदा। ओके सर, और बाकी देखो इसमें इतना ही है मेरे भाइयों, वो यहां आपको देखने को मिलेगा। तो निर्माण में कायांतरित एवं बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। विस्तार में देखो ये रहा बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। अच्छा, बूंदी में भी कुछ एरिया में मिलेगी, और एक जिला और ऐड कर लेना इसमें, वो रहेगा आपका झालावाड़। उत्पादित फसलें इसमें कौन सी रहेंगी, मक्का, कपास और अफीम। मतलब स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा लाभदायक फसल नहीं होती है इसके अंतर्गत, जैसे ये अफीम हुआ, गांजा हुआ, ये काफी इधर उत्पादित भी होता है मेरे भाइयों। अफीम, तमाकू, ये काफी उत्पादित होता है इस मृदा के अंतर्गत, ये ध्यान रखना। अफीम और तमाकू ये खूब होता है बेटा इधर के अंतर्गत। तो इस मिट्टी में स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाली फसलें काफी होती हैं, जैसे तमाकू रहा, अफीम रहा, बिल्कुल सर। फिर चलते हैं मेरे भाइयों लास्ट मिट्टी के अंतर्गत। तो लास्ट मिट्टी आपकी है जिसे कहते हैं लाल व पीली मृदा। अब सर लाल व पीली मृदा का विस्तार आपको कहां देखने को मिलेगा, तो आपने अगर ये एरिया देखा है मेरे भाइयों, जिसे आप कहते हैं बनास नदी वाला एरिया, ये बनास नदी वाला एरिया अगर देखा है तो इस मिट्टी का विस्तार आपको रटने की जरूरत नहीं है जी सर। मतलब सर, मतलब ये है सीधा सीधा सा मेरे भाई कि अगर आपको ये याद है कि आरसीबी और एटीएम वाला एरिया, तो मेरे भाइयों इसका विस्तार आ जाएगा आपके पास में। आर का मतलब है मेरे भाइयों राजसमंद, ओके सर। सी का मतलब है मेरे भाइयों चित्तौड़गढ़, राइट सर, आरसीबी। और बी का मतलब है मेरे भाइयों जिसे आप कहेंगे भीलवाड़ा, ओके सर। और ए का मतलब है मेरे भाइयों जिसे आप कहेंगे अजमेर, ओके सर। और टी का मतलब है मेरे भाइयों जिसको आप कहेंगे टोंक। और एम का मतलब है मेरे भाइयों जिसे आप कहेंगे सवाई माधोपुर। क्या कहेंगे, सवाई माधोपुर। तो यहां विस्तार देखने को मिलता है लाल व पीली मृदा का। सीधी सीधी सी बात मैं कहूं, उपनाम तो कोई है नहीं कि विस्तार कहां पे देखने को मिलेगा, तो सीधी सीधी सी बात यह है कि बनास नदी बेसिन क्षेत्र में, बनास नदी बेसिन क्षेत्र में इस मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है मेरे भाइयों, जिसे कहते हैं लाल व पीली मृदा। और ना मानो तो फिर यहाँ पे देख लीजिए भाई साहब जी, गुरु जी देखो इसका विस्तार जो है वो राजसमंद, चित्तौड़गढ़, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, एक जिला और ऐड करेंगे जिसका नाम रहेगा भीलवाड़ा। राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। उत्पादित फसलों में सरसों और ज्वार काफी होता है। तो मेरे भाइयों यहाँ पे थी आपकी ये मिट्टियां जो मैंने कराई है। आपको बताइए कितने टाइप की बताई है भाई साहब, 8 टाइप की मिट्टी बताई है, सामान्य वर्गीकरण के अंतर्गत बताई है, बिल्कुल, जिनमें मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाया था। मैं वापस बता देता हूं एक बार, फिर मिट्टियों की समस्याओं पे अपन चलने वाले हैं जी गुरु जी। तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये 3 मिट्टियां ये कराई थी, बिल्कुल कराई थी सर। अरावली के लगभग पश्चिमी भाग में एक अपन ने पढ़ी है जिसे आपने कहा है बलुई या रेतीली मृदा कहा है, एक अपन ने पढ़ी है जिसको आपने कहा है लवणीय मृदा, और एक अपन ने कवर की है जिसको आपने कहा है भूरी रेतीली मृदा, ओके सर।
फिर मेरे भाइयों इसके अलावा फिर अरावली के अपन जैसे पश्चिम वाली साइड में गए तो आपने 5 मिट्टियां यहां से कवर की थी, जिसमें एक कवर की थी जलोढ़ मृदा, एक कवर की है काली मृदा, एक कवर की है मेरे भाइयों लाल व काली, एक है आपकी लाल व चिकनी और एक है लाल व पीली। और इन मिट्टियों में मैं फिर कहूंगा आपसे कि तत्व को जरूर याद रखना, जैसे मरुस्थलीय मृदा में कैल्शियम तत्व की प्रधानता थी, भूरी रेतीली मृदा में फॉस्फेट तत्व की प्रधानता थी, लवणीय मृदा में NaCl था, जलोढ़ मृदा में पोटास था, काली मृदा में आपका भाई साहब लोहा था, एल्युमिनियम था और चूना पत्थर था, रेड लोमी मृदा में आयरन ऑक्साइड था। तो इनमें यह जरूर ध्यान रखना कि कौन कौन सी मिट्टी में कौन कौन सा तत्व पाया जाता है। और उपनाम भी सबके याद रखने, मरुस्थलीय मृदा को आपने शुष्क भी कहा था, बलुई भी कहा था, रेतीली भी कहा था, भूरी रेतीली को आपने सिरोजम भी कहा था, ग्रे पेंटेड भी कहा था, धूसर भी कहा था, लवणीय मृदा को लब उगारे कल 6 बजे ये आपने बोला था, रे बोला था, कल्लर बोला था, क्षारीय मृदा बोला था, ऊसर मृदा बोला था, बंजर मृदा बोला था। जलोढ़ मृदा को ध्यान रखेंगे कांपीय मृदा भी कहा जाता है, दोमट कहा जाता है, कछारी कहा जाता है। काली मृदा को आपने रेगुर मृदा कहा था, चरनोजम मृदा कहा था, कपासी मृदा कहा था, बर्टिसोल कहा था, ज्वालामुखी मृदा भी कहा था। और इसके बाद कोई उपनाम नहीं था। लाल चिकनी को भले आप इंग्लिश में कह सकते हैं रेड लोमी, ठीक है। तो अब भाई सब चलने वाले हैं अपन किस पे बेटा, तो ये देखिए मेरे भाइयों, अब आपके सामने जो ये मिट्टियां तो मैंने कंप्लीट करा दी, तीनों पोर्शन आपके यहां तक हो गए, बिल्कुल हो गए सर। और अब आएंगी आपके सामने मृदा की समस्याएं। क्या आने वाली है बेटा, मृदा की समस्याएं। कई बार क्वेश्चन यहां से भी आ जाता है मेरे भाइयों कि मृदा की समस्याएं क्या क्या हैं, इनके उपाय क्या हैं, ये किस वजह से उत्पन्न हुई हैं और किस जगह पे ये सबसे ज्यादा देखी जाती है। तो इनको भी देखेंगे, इजी गोइंग है, कोई टफ नहीं है बेटा, बिल्कुल इजी गोइंग समझा दूंगा आपके लिए। तो पहले भाई साहब यहां तक आपको बात मेरे हिसाब से समझ में आ जानी चाहिए। और अब देखिए बेटा क्या मैं बताने वाला हूं, बहुत अच्छे से सुनिएगा। सबसे पहले आपने लिख रखा है अपर्दन। अपर्दन का मतलब क्या होता है बेटा, मृदा का एक स्थान से कटकर दूसरे स्थान पर जाना, बिल्कुल सर। तो अपर्दन का मीनिंग होता है, पूरा डिटेल में पीछे मिलेगा, पहले मैं नॉर्मल समझाता हूं आपके लिए। मृदा का कटाव क्या कहलाता है, अपर्दन। और बेटा अपर्दन जो होता है इसको कुछ उपनाम है क्या, बिल्कुल भाई। मृदा एक स्थान से कटके दूसरे स्थान पे जा रही है, तो आप बताइए इसे क्या कहेंगे आप। उपजाऊ जो मृदा है वो ऊपर से अगर कटकर बाढ़ के द्वारा, हवा के द्वारा, नदी जल के द्वारा कटकर अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पे चली गई है, और तो खेत की उपजाऊ मृदा अगर चली गई है, तो आप एक बात बताइए, किसान के लिए क्या फिर उतनी फसल उसमें उत्पादित हो पाएगी जितनी होनी चाहिए, नहीं सर। तो किसान के लिए तो ये मरने के समान है। इसीलिए ध्यान रखेंगे अपर्दन जो है इसे किसान की मौत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, किसान की मौत कहा जाता है। दूसरा इसका एक नाम उपनाम और मिलता है अपर्दन का, तो वो कहेंगे आप मृदा की रेंगती हुई मृत्यु। क्या बोला जाता है, मृदा की मेरे भाइयों रेंगती हुई मृत्यु भी इसे कहा जाता है। कि मृदा की रेंगती हुई मृत्यु किसको कहा जाता है, तो अपर्दन को कहा जाता है। फिर आपसे पूछा जाए कि अपर्दन कितने टाइप का होता है, तो बेटा एक अपर्दन हवा द्वारा भी होता है, एक मेरे भाइयों वर्षा जल द्वारा भी होता है। जी सर, वर्षा जल द्वारा भी होता है। एक अपर्दन नदी जल द्वारा भी होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आप अब ध्यान देंगे, हवा द्वारा जो होता है बेटा उसे परती कहते हैं, परती अपर्दन कहते हैं, परती अपर्दन। वर्षा जल द्वारा होता है उसे बेटा ध्यान रखना चादरी अपर्दन कहते हैं, चादरी। और मेरे भाइयों नदी जल द्वारा जो होता है उसे अवनालिका अपर्दन कहते हैं। क्या कहते हैं, अवनालिका अपर्दन। अब अपने राजस्थान में ये कहां ज्यादा होते हैं मेरे भाइयों, तो परती अपर्दन सबसे ज्यादा होता है जैसलमेर के अंतर्गत। कहां पे होता है, जैसलमेर के अंतर्गत। वर्षा जल से जो चादरी अपर्दन होता है ये राजसमंद, कहां पे सबसे ज्यादा, राजसमंद प्लस सिरोही में होता है। ओके सर। और जो आपका अवनाल का अपर्दन है ये पूरी चंबल नदी में होता है, चंबल में होता है ये पूरा की पूरा। अब चलो ये तीनों अपर्दन हमारे राजस्थान में होते भी हैं, तो इनमें से सबसे ज्यादा राजस्थान में कौन सा होता है, तो बेटा ध्यान रखना आपके राजस्थान में सर्वाधिक, कल को पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक कौन सा अपर्दन और किससे होता है, तो ध्यान रखना राजस्थान में सर्वाधिक हवा से होता है, परती अपर्दन होता है। और कहां ज्यादा होता है, जैसलमेर। तो अपर्दन का मीनिंग रहेगा मेरे भाइयों मृदा का कटाव। उपनाम रहेंगे किसान की मौत, अपर्दन को किसान की मौत और मृदा की रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जाता है। कितने टाइप से होता है, 3 टाइप से होता है। हवा द्वारा परती कहलाता है, वर्षा जल द्वारा चादरी कहलाता है, नदी जल द्वारा अवनाल का कहलाता है। लेकिन राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सा होता है, हवा द्वारा होता है। डन, ओके सर, डन। उपाय क्या होना चाहिए सर, एक सबसे बेस्ट उपाय है कि आपको वृक्षारोपण करना चाहिए, जिससे पानी की स्पीड को कम किया जा सके, हवा के वेग को कम किया जा सके। बिल्कुल सर। या फिर दूसरा उपाय ये भी है, बेस्ट उपाय तो वृक्षारोपण है। दूसरा उपाय ये है कि अगर वर्षा जल से ज्यादा हो रहा है तो उस पानी की स्पीड को कम करने के लिए नदियों पे क्या बनाने चाहिए, आपको बांध बनाने चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर। अब चलते हैं सेम की समस्या। सेम का मतलब होता है बेटा भूमि का दलदली होना। क्या होता है सर, भूमि का दलदली होना, दलदली होना। मेरे भाइयों क्या कहलाता है, सेम कहलाता है।
किस वजह से दलदली हुई होगी? अत्यधिक आपने सिंचाई की होगी, या फिर नहरों से लगातार आपके खेत में जल का रिसाव हो रहा होगा, उससे भूमि क्या हो जाती है? दलदली हो जाती है। जब लगातार पानी भरा रहेगा उसे कहते हैं सेम की समस्या। अब ये समस्या आपके सर्वाधिक कहां पे है? तो ध्यान रखना, ये समस्या है आपके सबसे ज्यादा हनुमानगढ़ में, और हनुमानगढ़ का एक स्थान है जिसका नाम है बड़ोपाल। क्या है? बड़ोपाल। तो ये समस्या आपको सबसे ज्यादा झेलनी पड़ रही है कहां पे? हनुमानगढ़ के बड़ोपाल में। अब सर इसका उपाय क्या है? भाई मैं तो ये कहता हूं, अगर आपको ये सेम की समस्या से बचना है, भूमि के दलदली होने से बचना है, तो उस पगडंडी पे मेरे भाइयों सफेदे के वृक्ष लगा दीजिए। सफेदा जानते हो ना, यूकेलिप्टस इसको कहते हैं, उसके वृक्ष लगा दीजिए, क्योंकि ये नमी सोखने की क्षमता ज्यादा रखता है। इसीलिए सड़क के दोनों तरफ इन्हीं को लगाया जाता है। नीचे भाग जो होते हैं सड़क के दोनों तरफ, जो नीचे भाग होते हैं उनमें बरसात के टाइम पे पानी भर जाता है। इनको इसलिए लगाया जाता है कि ये वहां तक सड़क के निचले भाग तक नमी को ना जाने दे, क्योंकि ये नमी सोखने की क्षमता इसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसलिए 12 महीने ये हरा भरा रहता है। तो बेटा इस सेम की समस्या का एक ही उपाय है, आप क्या लगाइए? यूकेलिप्टस या सफेदे के वृक्षों का क्या कीजिए? रोपण। लवणीयता का मीनिंग क्या होता है सर? लवणीयता का मीनिंग होता है मेरे भाइयों भूमि पर सफेद नमक की परत का जमना। भूमि पर सफेद नमक की परत का जमना। भूमि पर सफेद नमक की परत का जमना क्या कहलाता है मेरे भाइयों? लवणीयता कहलाता है। तो सर कोई उपाय नहीं है क्या? बिल्कुल उपाय है ना। आप मेरे भाइयों जिप्सम खाद का प्रयोग कीजिए। भाई साहब किसका? जिप्सम खाद का प्रयोग करना होगा आपको, जिप्सम खाद का प्रयोग। या मेरे भाइयों आपसे ये नहीं होता है तो फिर निच्छालन की प्रक्रिया अपनाइए। किसकी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी? निच्छालन। लवणीयता का मतलब होता है भूमि पर सफेद नमक की परत का जमना। अब इसको सर कैसे दूर किया जा सकता है? खेत के अंतर्गत ये समस्या हो गई है तो सर, तो एक उपाय तो यह है कि मार्केट से आप जिप्सम खाद लाइए और उसे उसका छिड़काव कीजिए खेत में। या दूसरा यह है कि निच्छालन का प्रयोग कीजिए। निच्छालन क्या होता है भाई? लवणीयता का मीनिंग होता है नीचे की तरफ से जो आपके लवणीय तत्व ऊपर आके जम रहे हैं, तो एक ही बार इनका कंटिक काट दीजिए भाई साहब। एक ही बार में समस्या का समाधान कैसे होगा? खेत की चारों ओर से मेड़बंदी कीजिए, कमर कमर पानी भर दीजिए। अब उसमें जितना भी होगा नीचे लवणीय तत्व वो सब केशाकर्षण पद्धति से कहां जाएगा? ऊपर आ जाएगा। और जैसे ही पानी सूख जाता है तो मेरे भाइयों उस परत को ही खेत से क्या कर दीजिए? अलग कर दीजिए। इस प्रक्रिया को निच्छालन बोलते हैं बेटा। फिर आती है बात क्षारीयता की। सर क्षारीयता क्या है? तो मेरे भाइयों जब मृदा का पीएच मान, ध्यान रखना, जब मृदा का मेरे भाइयों पीएच मान बेटा कितने से ऊपर पहुंच जाए? 8 से अधिक हो जाए, तो मेरे भाइयों उसे कहते हैं क्या? क्षारीयता कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? क्षारीयता। अब सर इसके लिए उपाय आप क्या करने वाले हैं? तो इसके लिए उपाय कुछ नहीं करना। ग्वार और मेरे भाइयों ढैंचा जो होता है, ग्वार व ढैंचे की बुवाई कर, ग्वार व ढैंचे की बुवाई कर पुनः जोत देना, पुनः जोत देना, पुनः जोत देना इसका बेस्ट उपाय है। तो क्षारीयता का मीनिंग होता है जब मृदा का पीएच मान बेटा 8 से ऊपर हो जाए तो उसे हम कहते हैं मिट्टी में क्षारीयता की समस्या। अब इसके लिए क्या करते हैं कुछ किसान? ग्वार और ढैंचे की बुवाई करते हैं, कमर कमर तक जैसे ये बड़ी होती है तो लगाया ट्रैक्टर और वापस से उसे जोत देते हैं, उसी में मिला देते हैं, जिससे उस आपके खेत के अंतर्गत क्षारीयता की जो समस्या है उस पर काबू पाया जा सके। और मृदा अपकर्षण क्या होता है सर? मृदा अपकर्षण का मीनिंग होता है बेटा मिट्टी के अंतर्गत रासायनिक भौतिक मेरे भाइयों इन तत्वों की क्या आना? कमी आना। तो मृदा का मतलब सीधा सीधा सा कहूं तो उपजाऊपन कम होना। आप तो ऐसे याद रख सकते हैं, मृदा का उपजाऊपन कम होना। उपजाऊपन कम होना मेरे भाइयों क्या कहलाता है? मृदा अपकर्षण। सर उपाय क्या है? तो मेरे भाइयों उपाय, इसका सबसे बेस्ट उपाय आप अपने खेत में किसका प्रयोग कीजिए? जैविक खादों का प्रयोग कीजिए, तो आप इस समस्या से क्या समाधान आपको मिल सकता है। तो ये मेरे भाइयों कुछ मिट्टी की समस्या है। मैंने यहां थोड़ा सा बोल के ज्यादा समझाया है, लिखा के कम समझाया है, लेकिन क्योंकि आगे लिखा हुआ है आपके पास, बेफिक्र रहें। तो अपर्दन का मतलब मृदा का कटाव, जिसे किसान की मौत भी कहते हैं, मृदा की रेंगती हुई मृत्यु भी कहते हैं। और हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा अपर्दन होता है हवा से, जैसलमेर में होता है परती अपर्दन कहते हैं। बेस्ट उपाय क्या है? वृक्षारोपण। सेम की समस्या का मीनिंग होता है भूमि का दलदली होना, और यह समस्या सबसे ज्यादा आपको देखने को जो मिलेगी मेरे भाइयों हनुमानगढ़ के बड़ोपाल में मिलेगी। उपाय क्या है? सफेदे के वृक्षों का रोपण। लवणीयता जो है भूमि पर सफेद नमक की परत का जमना, इसका बेस्ट उपाय है जिप्सम खाद का प्रयोग। और ये जो समस्या है, ये आपकी लवणीयता की समस्या सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी बीकानेर में, क्योंकि आईजीएनपी से आपने काफी ज्यादा सिंचाई की थी बीकानेर में, और यहां लवणीयता की परत जम जाती है मेरे भाइयों। तो सबसे ज्यादा ये बीकानेर में रहेगी। दोनों अच्छे से याद रखना। सेम के लिए प्रसिद्ध है हनुमानगढ़ का बड़ोपाल, और लवणीयता के लिए प्रसिद्ध है आपका कौन? बीकानेर। क्षारीयता का मतलब होता है जब मृदा का पीएच मान 8 से अधिक हो जाता है तो मेरे भाइयों उसे क्या कहते हैं? क्षारीयता की समस्या कहते हैं, जिसका उपाय है ग्वार व ढैंचे की बुवाई कर पुनः जोत देना।
और मृदा अपकर्षण का मतलब होता है उपजाऊपन का कम होना, जिसमें जैविक खादों का प्रयोग अगर आप बार बार करेंगे तो वो उपजाऊपन वापस से बढ़ जाएगा। अब देखिए बेटा ये कैसे कैसे मैंने बताया हुआ है। सबसे पहले है आपके पास क्या, अपर्दन, बिल्कुल है सर। और अपर्दन में देखो क्या लिखा हुआ है, अर्थ पृथ्वी की ऊपरी सतह का कटाव अपर्दन कहलाता है। अपर्दन के जब प्रकार आप देखने के लिए जाएंगे तो एक होता है परतदार अपर्दन, परत अपर्दन होता है मेरे भाइयों। ये किससे होता है तो ध्यान रखना, ये हवा द्वारा होता है। किससे होता है, हवा द्वारा। एक होता है चादरी अपर्दन, ये किससे होता है तो ध्यान रखना, ये वर्षा जल द्वारा होता है। और अबनाल का जो अपर्दन होता है ये मेरे भाइयों नदी जल से होता है। अब सर ये सबसे ज्यादा होता कहां है तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। हवा द्वारा जो ये परतदार अपर्दन होता है ये राजस्थान में जैसलमेर के अंतर्गत सर्वाधिक है, बिल्कुल जैसलमेर में मेरे भाइयों ये सर्वाधिक रहेगा, ओके सर। और चादरी जो अपर्दन है ये आपका राजसमंद प्लस सिरोही के अंतर्गत सर्वाधिक रहेगा, जी सर, राजसमंद प्लस सिरोही के अंतर्गत सर्वाधिक रहेगा। अबनाल का जो अपर्दन है ये चंबल आपके बेसिन में रहेगा, चंबल बेसिन के अंतर्गत रहेगा। लेकिन राजस्थान में जो सबसे ज्यादा अपर्दन होता है वो भी ध्यान रखेंगे हवा द्वारा होता है। तो राजस्थान में सर्वाधिक अपर्दन, कल को पूछे राजस्थान में सर्वाधिक अपर्दन किससे होता है तो आप ध्यान रखेंगे राजस्थान में जो सबसे ज्यादा अपर्दन है वो किससे है बेटा, हवा द्वारा है, ओके सर। और आगे की तरफ बेटा इसका उपाय क्या है, वृक्षारोपण, चारागाहों का विस्तार, खेत की मेड़बंदी करना और वैज्ञानिक खनन करना, ये इसके बेस्ट उपाय रहेंगे। लेकिन सबसे बेस्ट उपाय है वृक्षारोपण। फिर मेरे भाइयों आता है सेम की समस्या। अर्थ क्या होता है तो मैंने कहा था आपसे भूमि का दलदली होना, बिल्कुल सर, भूमि का दलदली होना क्या कहलाता है, सेम की समस्या। सर कारण किस वजह से हुई तो मेरे भाइयों एक तो कारण ये हो सकता है खेत में ये समस्या उत्पन्न होने के पीछे क्या आपने खेत में अत्यधिक क्या की है, सिंचाई। या मेरे भाइयों एक कारण ये भी हो सकता है नहरों से लगातार जल का रिसाव, आपके खेत में नहरों से लगातार जल का क्या हो रहा है, रिसाव, तो भी आपके आंतरिक भाग तक नमी पहुंचेगी और भूमि कैसी हो जाएगी, दलदली। प्रभावी क्षेत्र कौन सा है इसके लिए, सेम की समस्या के लिए तो सबसे ज्यादा प्रभावी क्षेत्र है एक हनुमानगढ़ है और एक श्रीगंगानगर है। लेकिन मेरे भाइयों ओरिजिनलिटी में देखा जाए तो सबसे ज्यादा हनुमानगढ़ का ये स्थान इससे प्रभावित है, जिसको आप कहते हैं बड़ोपाल। उपाय क्या है तो मैंने कहा था सफेदे के वृक्षों का रोपण, बिल्कुल सफेदे के वृक्षों का रोपण आपको करना चाहिए सर, सफेदे के वृक्षों का रोपण आपको करना चाहिए। और सफेदे को कहा जाता है, ये ध्यान रखना, यूके भी लिखा आ सकता है। तो ये थी बेटा सेम की समस्या। फिर अपन ने आगे देखा था कि लवणीयता की समस्या क्या होती है तो आपने कहा था शुष्क क्षेत्रों में अधिक सिंचाई होने के कारण एक सफेद परत का निर्माण होता है, उसे लवणीयता कहते हैं। प्रभावित क्षेत्रों में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ भी है, बीकानेर। लेकिन ध्यान रखेंगे सर्वाधिक जो प्रभावित है मेरे भाइयों इस समस्या से राजस्थान में, अगर कोई सर्वाधिक प्रभावित जिला है इस समस्या से तो वो रहेगा आपका बीकानेर। बाकी जालौर भी है, सांचौर भी है, बाड़मेर भी है। उपाय क्या रहेंगे मैंने कहा था ना, जिप्सम खाद का प्रयोग करो या निच्छालन की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा, किसके लिए, लवणीयता के लिए, ठीक है सर। फिर अपन ने एक देखा था क्षारीयता। क्षारीयता का मीनिंग क्या होता है, जब मृदा का पीएच मान 8 से क्या हो जाए, अधिक हो जाए तो उसे क्षारीयता कहते हैं। क्या करना चाहिए, रासायनिक उर्वरक या खादों का अधिक उपयोग किया है उसकी वजह से ये उत्पन्न हुई है। अब सर उपाय क्या है तो ग्वार व ढेचे की हरी खाद का प्रयोग करना चाहिए क्षारीयता की समस्या के लिए। ये भी ध्यान रखेंगे ग्वार या ढेचे का प्रयोग किया जाएगा, ओके सर। और अगला क्या है बेटा, मृदा अपकर्षण नहीं बेटा, मृदा अवकर्षण। मिट्टी की भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणवत्ता में ह्रास होना मृदा अवकर्षण कहलाता है। कारण क्या रहा है जिसकी वजह से ये उपजाऊपन कम हुआ है तो आपने धुआंधार रासायनिक खादों का अधिक उपयोग किया है। अब सर उपाय क्या है तो उपाय यह है कि आप जैविक खादों का क्या कीजिए, उपयोग कीजिए, तब इसे कम किया जा सकता है। मेरे भाइयों अब मेरे को एक बात बताओ, आप जितने भी बच्चे देख रहे हैं बेटा, इस जगह तक जो मैंने आपको समझाया वो आपके समझ में आया या नहीं आया। मिट्टी के मैंने तीनों टाइप बताए आपको। सबसे पहले राज्य कृषि विभाग के 14 टाइप, वैज्ञानिक वर्गीकरण के 5 टाइप और मेरे भाइयों सामान्य वर्गीकरण के 8 टाइप। और मेरे भाइयों आपकी दुआओं से, आपके प्यार से, आपके स्नेह से, आपके प्रेम से और आपके विश्वास से मेरे भाइयों जो आपका ये लक्ष्य है, जूनियर यूट्यूब जो चैनल है मेरे भाइयों, ये आपका पहुंच चुका है 1 मिलियन। और मेरे भाइयों इस प्रकार का सपोर्ट जो आपने दिखाया है, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। ये प्यार, सम्मान और विश्वास हमारे प्रति आपका ऐसा ही बना रहे मेरे भाइयों। बिल्कुल सर। अब इसके लिए जो आपको जो करना था वो आपने बहुत काफी ज्यादा कर दिया है हमारे लिए। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो 6 अप्रैल मेरे भाइयों रात्रि को 8 बजे मेरे भाइयों आपके लिए, हमारे अपने बच्चों के लिए भाई साहब
उपहारों की और आपके भाई साहब जितने भी ऑफर हैं उनकी बौछार होने के लिए जारी है मेरे भाइयों। तो हर एक स्टूडेंट से भाई साहब मैं तो यही कहूंगा कि 6 अप्रैल को रात्रि को 8 बजे जुड़ना ना भूलें लक्ष्य जूनियर यूट्यूब चैनल पर। आपका विशेष इंतजार रहेगा क्योंकि यहां आपके लिए लक्ष्य परिवार बहुत कुछ करने के लिए जा रहा है, आपके सपनों के लिए, आपकी उम्मीदों के लिए, आपके परिवार के लिए बहुत कुछ करने के लिए जा रहा है मेरे भाइयों, आपके भविष्य के लिए। दूसरी बात यह, राजस्थान की पीवाई की सीरीज जो लक्ष्य परिवार के द्वारा चलाई जा रही है, इसे भाई साहब आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। इसमें विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न दिए गए जिनका व्याख्यात्मक सॉल्यूशन है। नजदीकी बुक स्टोर से जाके परचेज कर सकते हैं या लक्ष्य क्लासेज के एप्लीकेशन से भी आप पे कर सकते हैं। और लास्ट बात मेरे भाइयों, हमारा जो लक्ष्य परिवार है, अगर इसमें किसी बच्चा जो नया आया हुआ है आज क्लास के अंतर्गत, उसे लगता है कि वाकई में यहाँ काफी काफिले तारीफ मेहनत की जाती है मेरे भाई, जिसका कोई तोड़ नहीं है, काफी अच्छा कंटेंट पढ़ाया जाता है जिसका भी कोई तोड़ नहीं है, और अब तो दिन ज्यादा दूर भी नहीं बचे मेरे भाइयों, एसआई का पेपर आ ही गया है। हमने जो पढ़ा है उसमें से क्या आया क्या नहीं आया इसका बिल्कुल निचोड़ आपके सामने करने वाले हैं जब एसआई का पेपर होगा तब। मैं तो मेरी क्लास के अंतर्गत करने वाला हूं, अब बेफिक्र रहिए। और मेरे भाइयों इसीलिए मैं तो ये कहना चाहूंगा, जिनको लगता है कि लक्ष्य परिवार वाकई में हमारे लिए बहुत मेहनत कर रहा है, तो पीछे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए और हमारे लक्ष्य परिवार का हिस्सा बनिए। आज के लिए इतना ही, बाकी कल तो सॉरी रविवार है, कल की अपन ऑफ रखेंगे। और मेरे भाइयों सोमवार से मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूं जो हो सकता है आपको टफ लगे, लेकिन मुझे नहीं लगता और मेरे विद्यार्थियों को भी मैं लगने नहीं दूंगा टफ। और उस टॉपिक का नाम है इंडस्ट्रीज, मतलब अपना राजस्थान के उद्योग अपने स्टार्ट होने के लिए जा रहे हैं मेरे भाइयों। उसके बाद खनिज आपके, अब आपका इकोनॉमी वाला पार्ट स्टार्ट होने के लिए जा रहा है राजस्थान में। बेफिक्र रहिए, बहुत इजी है, टेंशन नहीं लेना। तो सोमवार के दिन अब अपन मिलने वाले नए टॉपिक उद्योग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार, जय माता दी, जय हिंद, जय जौहर। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट मेरे भाइयों। और एक लास्ट बात, जय श्री राम।